आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी। मैं बात करूंगा दिल्ली में जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे कल आएंगे, लेकिन चर्चा बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से जो मुस्लिम एरियाज़ हैं वहाँ इस बार बड़ा कन्फ्यूजन है कि आखिर वोट गया तो कहाँ गया। आम आदमी पार्टी को गया कि ये कांग्रेस को गया, या जो दो सीटें मुस्तफ़ाबाद और ओखला ये एमआईएम को गया, क्या है। तो हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। हमारे साथ मुज़फ़्फ़र हुसैन गदाली साहब, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन गदाली साहब मौजूद हैं, इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल बारी मसूद साहब वो मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं गदाली साहब आप पे ही, क्या लग रहा है कि इस बार का जो इलेक्शन है कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस बार पहली मर्तबा बीजेपी ने दिलचस्पी लेकर के ये इलेक्शन लड़ा है और उसने ये कोशिश की है कि 27 साल का उसका जो वनवास है वो दिल्ली में ख़त्म हो जाए। इससे पहले ये नारा लगता था आम आदमी पार्टी में कि दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी, और उसका नतीजा ये था कि बीजेपी ने उतनी सीरियसली कभी भी चुनाव नहीं लड़ा जितना इस बार लड़ा है। इसीलिए लग रहा है कि इस बार उसकी सीटें ज़्यादा होंगी। और कांग्रेस ने भी शुरू में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका जो रवैया था इलेक्शन को लेकर वो उतना संजीदा नहीं रहा, इसलिए उनका वोट परसेंट शायद बढ़ जाए। ये जो बात, आप तो सहाफ़ी हैं, ये जो बात कह दी जाती है साहब कि इस बार अच्छा लड़ रहे हैं, इससे पहले इतनी दिलचस्पी, भाई बीजेपी तो माहिर है इलेक्शन लड़ने में, कैसे आप कह सकते हैं कि पिछली बार मजबूती से नहीं लड़ी थी, अब की बहुत मजबूती से, मतलब ये कौन सा? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है और इसकी वजाहत इस तरह है कि पहली मर्तबा अमित शाह ने अपनी जो रैली की शुरुआत की या चुनावी तशहीर शुरू की वो उन एरिया से शुरू की जो केजरीवाल का कोर वोट माना जाता है, यानी झुग्गी झोपड़ी, कम पढ़े लिखे लोग, कमज़ोर तबकात, उनके दरमियान से शुरू किया। और पिछले 1 साल से आरएसएस भी उनके दरमियान काम कर रही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुविधाओं के भुगभोगी हैं और सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल की चीज़ों का, तो उन्हीं को पहले सबसे टारगेट किया गया ताकि उनका वोट कन्वर्ट हो बीजेपी की तरफ। चलिए, तो ये कहना है डॉक्टर गदाली का। मैं मसूद साहब से, क्या लग रहा है जो बात ये कह रहे हैं डॉक्टर गदाली की, इस बार बहुत मजबूती से बीजेपी, तो क्या इससे पहले मजबूती से चुनाव नहीं हो रहा था? कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, हमारे पास जो चुनाव होता है, चुनाव में जिस तरह के तरीके हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं वो निहायत ही अफसोसनाक है। ठीक है, जो इश्यूज़ है, इश्यूज़ पर चुनाव होते नहीं हैं, और जो उम्मीदवार, जो भी दोनों भी पार्टियाँ हो, कोई भी पार्टी हो, जिनके भी उम्मीदवार होते हैं वो ज़्यादातर जो है मालदार लोग होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, वो खड़े होते हैं। और आपने देखा कि दोनों भी तरफ से जो है पैसे बांटने, ख़ास तौर से बीजेपी के बारे में जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, खुलेआम पैसे बांट रहे थे। परवेश वर्मा का तो आया, लोगों ने बाकायदा लोगों कैमरे पे देखा। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के पास अपना एक कैमरा होता है, तो वो सब चीज़ें जो है तो अफशा हो जाती है। और कम्युनलाइज जो है, हर मुहिम को जो है, जो भी इंतखाबात होते हैं उसको कम्युनलाइज किया जाता है, इश्यूज़ पर बात नहीं होती है। मतलब आपको लग रहा है कि जो बिजली, पानी या पॉल्यूशन या ये सब कुछ, ये कोई मैटर नहीं करता। असल में क्या होता है, एक तो जो मिडिल क्लास तबका होता है, 3 तरह के लोग होते हैं इलेक्शन में जो है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो वोट डालने में भी नहीं आता है। और जो मालदार तबका वो नहीं आता है। एक मिडिल क्लास से एक नीचे का तबका होता है, वो समझदार होता है, वो अपने तौर पर वोट करता है। निचला जो तबका होता है उसकी आप जो है वफादारियाँ आसानी से खरीद सकते हैं, कैश और काइंड के साथ जो है। तो ये चला आ रहा है। ये जमहूरियत जो है ना, हमारे पास एक तमाशा है, उसका कोई जो है ना रियल, अगर सेहतमंद जमहूरियत होती है। अब आम आदमी पार्टी, नाम तो आम आदमी पार्टी रखा हुआ है, लेकिन उसके जितने भी एमएलए चुनकर आए थे, तकरीबन जो 75% जो एमएलए थे लास्ट टाइम भी जो 2020 में आए थे, वो करोड़पति थे। बाद अब तो उनके हलफनामे दाखिल हुए हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। भाई, आप पैसा क्यों खर्च करते हो?
आवाम के लिए जब लड़ रहे हो आप, जाहिर बात है करोड़ों रुपए खर्च करोगे इलेक्शन पर, मतलब तो बगैर ऐसे ही हो जाना चाहिए चुनाव। हाँ आराम से लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई ये अच्छा कैंडिडेट है, हम खुद देंगे, हम खुद उसके पास जाएंगे। आप जाहिर बात है वो करोड़ रुपए खर्च करेगा तो निकालेगा नहीं क्या, फिर वो करप्शन करेगा वो। भाई आप कहीं पैसा लगाएंगे तो राइट, पैसा राइट, तो निकालने की कोशिश करेंगे, तो अब वो जायज़ मीन से निकालेंगे या नाजायज़ मीन से निकालेंगे। तो जो भी स्कीमात बनती है हुकूमत की, जो स्कीमात बनती है वो क्यों बनती है, उसका पैसा जो है तो बाज़ाब्ता के बंदरबाट होती है। और राजीव गांधी का एक नहीं बहुत बिल्कुल मशहूर बिल्कुल कि आम आदमी पार्टी तो बहुत ही ईमानदारी की बात कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें दिखाई दी और उसमें आम आदमी नहीं बल्कि ख़ास आदमी जुड़ गया, ये मसूद साहब कहना है। हम जो बात कर रहे थे आपसे अमित शाह की बारे में बात आपने कही, लेकिन हमने पिछली बार भी देखा कि उन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया था ख़ास तौर से, और कहा कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में, या जो नारा लगा था देश के गद्दारों को, इस तरह की चीज़ें आई थी। तो पिछली बार कम्युनलाइज किया गया था, इस बार कुछ अलग माहौल देखने को मिला, क्योंकि लग रहा था कि मुसलमान केजरीवाल को छोड़ के कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, तो वो माहौल नहीं बनाया गया लेकिन इशू उठाए गए। कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए जो बात आपने कही है बहुत अहम है। उन्होंने ये देखा कि जहाँ जहाँ कम्युनल एजेंडे पर उन्होंने काम किया है बीजेपी ने, वो फेल हो गया। यहाँ तक कि आप अयोध्या में देख लीजिए, राम मंदिर बनाया, इतना बड़ा शो किया, लेकिन वो सीट ये पार्लियामेंट में हार गए। तो दिल्ली में भी बैकफायर हुआ था और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी वो बैकफायर हुआ है। तो इस बार इन्होंने उसको स्ट्रेटजी को बदला। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि स्ट्रेटजी ये थी कि जो निचले तबकात हैं उनके वोट को ख़रीदा जाए, और दूसरा एक बड़ा काम ये हुआ है कि इस बार क्रिमिनल्स को बहुत बड़ी तादाद में मैदान में लाया गया। वैसे हर इलेक्शन में लाया जाता है, लेकिन इसमें इस बार कैसे, मतलब मिसाल मैं तौर पे? बताता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल जिनको टिकट मिला वो आम आदमी पार्टी के थे, दूसरे नंबर पर आम आदमी BJP पार्टी जी सबसे पक्का? ज़्यादा, बिल्कुल क्रिमिनल लोगों को दिया है? जी हाँ। और दूसरे नंबर पे बीजेपी और तीसरे नंबर पे कांग्रेस। इसी तरह सबसे ज्यादा करोड़पति बीजेपी के थे, उसके बाद में आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस। तो ये इस बार का सिनेरियो है जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, और चेंज इसलिए किया गया है कि वो 27 साल की जो खलिश है बीजेपी की, के चारों तरफ दिल्ली के बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा दिल्ली की दिल्ली गवर्नमेंट को भी जीता जाए, दिल्ली पे नजर थी, दिल्ली पे नजर थी। लेकिन इस बार मुस्लिम का, बस आखिरी कि मुस्लिम पर बड़ा फोकस रहा है, और 2 सीटें ही MIM आई लेकिन काफी हलचल मचा दी, मुस्तफाबाद और ओखला। कैसे देख रहे हैं इन 2 सीटों पे? उम्मीदवार थे लेकिन क्या कई सीटों पे असर पड़ा होगा इनका? कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने बड़ी दिलचस्पी ली। हाँ बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में मसला जो है मजलिस से ज़्यादा जो है जो हमदर्दी थी वो मजलूम है, सियासी कैदी है। कौन मजलूम है? वो जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं है ना, वो मजलूम है। शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन, वो फसादात के हवाले से मजलूम है। हाँ मजलूम है। तो जाहिर बात है जो भी मजलूम होता है उसके साथ हमदर्दी होती है। तो और जो गए हैं उनको जेल में जो डाला गया है वो तो कौम की वजह से गए हैं। तो वो एक जो मजलूमियत का जो फैक्टर है ना, तो क्या जीत सकते हैं? नहीं, मुझे तो कोई, मैं उन इलाकों में रहता नहीं हूँ, लेकिन अब वहाँ जो है उसके नतीजे में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। आवाज जो है कंफ्यूजन पैदा हुआ है। अब किस तरह का यहाँ के जो है ओखला के राय दहिंदगान, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता नहीं हूँ, और मुस्तफाबाद के जो है राय दहिंदगान ने क्या किस तरह का रवैया अख्तियार किया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जज्बाती कौम है और कई फैक्टर्स काम करते हैं। किस तरह का उसका असर होता है ये उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। और अहम बात यह है कि मैंने जो इलेक्शन जिस तरह से हो रहे, जो EVM मशीन के बारे में जो शुकूक व शुबात है, वो तो शुकूक व शुबात नहीं रहा बल्कि वो यकीन में तब्दील हो गए। मेरी जो है जो महाराष्ट्र से शोलापुर ज़िले से जो MLA मुंतखब हुए थे शरद पवार की जो पार्टी से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बताया था कि ये EVM में तो दिखाता है आपको, जो मशीन जो लगी हुई रहती, दूसरी मशीन लगी हुई रहती कि वहाँ पे जिसको वोट डाला आपको वो तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लेकिन वही वोट जो है जाके जिस पार्टी को देना, प्रोग्राम सेटिंग होती है, उनका ये कहना था। तो उनका ये कहना था कि 54,000 वोट उनके जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को चले गए थे। वो जो
वहाँ मॉक पोल जो वगैरह तो ये लोग बोलते क्यों नहीं? तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता, रैली नहीं होती, सब करते कुछ हैं। कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जितने भी इदारे हैं यहाँ पर रीढ़ की हड्डी बहुत कम लोगों में होती है। पुलिस, आप जो है पुलिस को कहते हैं, पुलिस जो है पॉलिटिकल जो मास्टर्स होते हैं उनके इशारों पे काम करती है। वैसे इलेक्शन आवाज कमीशन दबा जो दी काम कर- जाती है। हाँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? उसको क्या कहा अखिलेश यादव ने? क्या कहा कि भाई इसको कफन पहना दिया जाए? अब इसकी क्या रही, क्या जी, जरूरत ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, ये बात है। ईवीएम को कफन पहना दिया जाए। तो दो सीटें सिर्फ एमआईएम की हैं, एक मुस्तफाबाद और एक ओखला, लेकिन क्या दूसरी सीटों पे भी इसका असर पड़ेगा? क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसी जब भी कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वो टारगेट कहीं और होता है, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और होता है। और वही यहाँ भी दिल्ली में भी हुआ है कि इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि ओवैसी भले ही ओखला में लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद में लड़ रहे हैं, लेकिन सारी सीटों पे कहीं ना कहीं उसका असर था। मुस्लिम सीटों पे मुस्लिम सीटों पर असर था, चूँकि यहाँ 13% से ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं और तकरीबन 10 सीटों पर वो सीधे सीधे नतीजे बदलने की पोजीशन में है मुसलमान नहीं दिल्ली की। तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर ये माना जाए कि पोलराइजेशन कुछ बीजेपी की तरफ हुआ है हिंदू वोटों का? देखिए, पोलराइजेशन से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का रोल इस बार अहम रहेगा, क्योंकि जिस दिन यहाँ पोलिंग हो रही थी उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे थे संगम पर। वो तो हमेशा करते हैं, कहीं ना कहीं यात्रा पे निकल जाते हैं। जी, और इसी इलेक्शन के दौरान ही जेपीसी की रिपोर्ट भी जारी हुई। तो पूरी तरह कोशिश की गई है एक मैसेज देने की, और इलेक्शन कमीशन पूरे मामले में खामोश रहा। पैसे बंटने की शिकायत हुई, उसमें खामोश रहा। जो आचार संहिता तोड़ने की शिकायत हुई, उसमें खामोश रहा। 4 घंटे ईवीएम जो है अंधेरे में रखी गई, इस पर भी उसने कोई सफाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल ज़्यादा अहम रहेगा पोलराइजेशन से। आखिरी सवाल दोनों से एक एक कि किसकी सरकार बन रही है फाइनली? एग्जिट पोल को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल क्या किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इस बार अभी ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी बनेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन के कहीं ना कहीं करीब होगी और बीजेपी भी उसके करीब होगी। दोनों के बीच एक रस्साकसी की सूरत हाल होनी चाहिए, और कांग्रेस अगर 1-2 सीट ले लेती है तो वो जिसकी मदद करेगी उसकी सरकार बन सकती है। एमआईएम एक भी सीट जीत पाएगी कि नहीं? एमआईएम का मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई सीट जीत पाएगी। आखिरी में क्या लग रहा है? एग्जिट पोल आया, सब कुछ आया, अभी किसकी सरकार बन रही है? एग्जिट पोल वगैरह पे तो कोई जो है एतमाद नहीं किया जा सकता, वो हमेशा जो तो गलत साबित होती है। सरकार उसी की बनेगी अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं की होगी और बहुत ही उसी शफाफ की मतलब आम आदमी पार्टी? हाँ, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं की गई होगी शफाफ तरीके से और गैर जानिबदार, लेकिन उसके शवाहिद तो नहीं मिले हैं, तो उस सूरत में तो जाहिर बात है आप सभी जानते हैं कि किस पार्टी को फायदा होता है। एमआईएम एक आध सीट जीत पाएगी कि नहीं? दो में नहीं, से? ये इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो है एक उनके लिए कुछ हमदर्दी की लहर थी, लेकिन वो उसको किस हद तक ट्रांसलेट कर पाए वो जो है बहुत अहम होता है, और उसके लिए कैडर्स की ज़रूरत पड़ती है। और एमआईएम जो है सिर्फ एक शख्सियत पर थोड़ी, कोई भी जमात जो है कभी भी कोई तंजीम चलाना है तो उसका एक तंजीमी ढांचा होना चाहिए, उससे महफूज है, उससे महरूम है। वो 2 भाइयों की जमात बनी हुई है वो। तो बहरहाल 2 सीटें एमआईएम यहाँ पे लड़ रही है, कौन जीतेगा क्या होगा कुछ भी पता नहीं है, और यहाँ पे भी अभी बड़ा कंफ्यूजन है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बहरहाल यही ज़्यादा राय यही है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाब होगी। देखना है कल नतीजे आएंगे कि आखिर दिल्ली में सरकार किसकी बनती है और असदुद्दीन ओवैसी अपना खाता खोलने में दिल्ली में कामयाब होते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।